स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जैसा कि आपको पहले ही इस चैप्टर से संबंधित PDF फाइल दी जा चुकी है, आपके पास में बुक भी होगी। आप दोनों में से किसी भी एक को खोल के अपने सामने रख लीजिए और पेज नंबर 9 जो है वहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस फाइल को भी अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जो बताया गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ इसका फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, तो जो भी ईयर एंडिंग की डेट होती है उसे बीच में लिखा जाता है। डेबिट साइड की ओर हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स निकाल कर लिखना होता है। जितने भी पार्टनर होंगे उनके नाम हमें यहाँ लिखना होते हैं। उसके बाद में जैसे कि ABC है तो तीनों के नाम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे, और फिर उसके बाद में उनकी अमाउंट अलग अलग निकालेंगे। जो भी दिए गया आपको रेट होता है उसके आधार पर उसको निकालना होता है और टोटल करके अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं। इसी प्रकार से पार्टनर्स को अगर सैलरी दी जाती है तो उसकी एंट्री करने के लिए टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट नाम लिखते हैं, और जो भी पार्टनर होता है उसका नाम उसके नीचे लिखकर अमाउंट लिख दी जाती है। यहाँ पर जो सैलरी लिखते हैं वो एनुअल कुल कितना पेमेंट किया वो लिखा जाता है। यदि मंथली सैलरी दी गई हो तो हम कितने मंथ तक सैलरी मिली उसके से मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट को निकालते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता हो तो हम उसे टू पार्टनर्स कमीशन के नाम से लिखते हैं। यहाँ पर पार्टनर का नाम लिखा जाता है। जो भी वर्ड में आ रहा है पार्टनर, वहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिखना होते हैं हमें। इसके अलावा यदि कोई पैसा प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो परसेंटेज के आधार पर हम इसको रिजर्व में लिखते हैं। इसके बाद में बाय की ओर क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट की अमाउंट लिखी जाती है। यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस दिया गया हो तो उसे टू प्रॉफिट एंड लॉस करके शुरुआत में लिखते हैं। इसके बाद में यदि साझेदारों के द्वारा कोई आहरण किया गया था जिस पर ब्याज लगाया गया हो तो उसकी एंट्री बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के नाम से की जाती है, और इसमें जो भी पार्टनर ड्राइंग करता है उस पर इंटरेस्ट लिया उसका नाम लिखकर अमाउंट का टोटल कर देते हैं। अंत में दोनों साइड का टोटल किया जाता है। यदि टू में कम आता है तो उसे प्रॉफिट मानते हैं, यदि बाय में कम आए तो उसे लॉस कहा जाता है। और इस लॉस या प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। अब आप इसके संबंध में कौन सी जनरल एंट्रियाँ की जाती हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पर 2 एंट्री बताई गई हैं। इसमें पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्रियाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में करनी होती हैं। इसके बाद में आता है पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन या सैलरी। तो इसके लिए यहाँ पर रिम्यूनरेशन में सैलरी भी हो सकती है और कमीशन भी हो सकता है, क्योंकि उनकी मेहनत के बदले में उन्हें मिलता है, इसलिए रिम्यूनरेशन कहा जाता है। तो पहली एंट्री होती है पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होते हैं। जो भी पार्टनर होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना होता है। जैसे A, B और C थे तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट या A करंट अकाउंट डेबिट, B करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस प्रकार से एंट्रियों को लिखा जाता है। और 2 में लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को। इसके बाद में सेकेंड एंट्री इसके लिए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी एंट्रियाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं, इसलिए उसकी एंट्री जरूर आती है। इसके बाद में यदि कोई पैसा प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया हो तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट की एंट्री की जाती है। इसके बाद में जब अंत में हम दोनों साइड टोटल करते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। तो यदि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है, यानी विभाजन योग्य लाभ। इसके लिए
यदि प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक ही हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और 2 में आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी प्रश्न में दिया गया हो। इसी प्रकार से यदि प्रश्न में हानि होती है तो उस स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होता है और 2 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है। इस प्रकार से इसकी संबंध में जर्नल एंट्रियाँ की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस प्रकार के होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार के हैं, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड से जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ते हैं, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। 2 होते हैं, एक कैपिटल और दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को चालू खाता कहते हैं और कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही खाता बनाया जाता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को एक क्वेश्चन हो सकता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने खाते बनाए जाते हैं। अब इन खातों को किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर आपके समक्ष एक फॉर्मेट दिया गया है, इसको ध्यान से देख सकते हैं कि जब हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तब ऐसी सिचुएशन में जितने भी पार्टनर होंगे उतने के साझेदारों के नाम से अमाउंट के कॉलम बनाए जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होते हैं, तो हम क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बाय बैलेंस विधि के रूप में जो भी शुरुआती पूंजी होती है, प्रारंभिक पूंजी होती है, उसे पार्टनर्स के नाम के आगे उनके कॉलम में लिख दिया जाता है। यदि वर्ष के दौरान इस पूंजी में किसी प्रकार की कोई वृद्धि की गई थी तो उसे बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। जो साझेदार देगा उसके खाते में उसकी अमाउंट लिखी जाती है। इसके बाद में यदि किसी साझेदार के द्वारा वर्ष में कोई राशि निकाल ली गई है तो ऐसी दशा में उसे टू कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाता है और उसके अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ विड्रॉल यानी कि निकाली गई राशि को लिखा जाता है और अंत में दोनों पक्षों में टोटल किया जाता है और 2 में कम आने पर 2 बैलेंस शीट लिखा जाता है। इसके बाद में आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी साझेदारों के चालू खाते। तो इसकी शुरुआत आमतौर पर बाय की ओर से होती है, जिसे बाय बैलेंस विधि लिखते हैं, लेकिन किसी किसी साझेदार का खाते में 2 वाला बैलेंस भी निकल सकता है, तो हम उसी साझेदार के लिए 2 बैलेंस विधि लिखेंगे। इसके बाद में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें जो एंट्रियां डेबिट साइड की वो लिखी हुई थी यानी 2 में थी, वो एंट्रियां यहाँ पे आती हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट वहीं से देख के लिखेंगे, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट भी वहीं से देख के लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट इसे भी वहीं से देख के लिखा जाता है। इसके बाद में जो अंत में हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था उसकी राशियों को भी यहाँ पर लिखा जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड की सारी एंट्रियां क्रेडिट की ओर आ जाती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो साझेदार से संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें जो क्रेडिट साइड की एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, वो आ जाती है 2 में, लेकिन उससे पहले हमें साधनों के द्वारा किए गए आहरण को दर्शाना होता है। यदि प्रश्न में हानि हुई थी तो उस हानि को भी 2 की ओर ट्रांसफर कर दिया जाता है और अंत में दोनों तरफ टोटल करके देखते हैं। जिस साइड कम आता है वहाँ पर बैलेंस शीट लिखा जाता है। यदि डेबिट की ओर कम आता है तो लिखते हैं 2 बैलेंस शीट, यदि क्रेडिट की ओर कम आता है तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस शीट। इसके बाद में पूंजी खाते और चालू खाते में क्या अंतर होता है इसे यहाँ दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता यदि उसे फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं यानी परिवर्तनशील से विधि से बनाया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की 2 विधियां हैं, एक स्थायी जिसमें 2 खाते अभी हमने देखे और दूसरी होती परिवर्तनशील विधि जिसे फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। इसका प्रोफार्मा यहाँ आपके सामने दिया गया है। तो इसमें डेबिट की ओर और क्रेडिट की ओर क्या क्या लिखेंगे, हम इसको अगर मिलाएं तो ये खाते में वही एंट्रियां लिखी जाती हैं जो ऊपर हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में देखी थी। तो जैसे कि बाय की ओर से शुरुआत होती है, बाय बैलेंस शीट में पूंजी का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है, बाय कैश अकाउंट में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई उसे लिखते हैं। फिर इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिखी गई एंट्रियों को यहाँ लाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और पार्टनर्स को मिला हुआ डिविजिबल प्रॉफिट यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा यहाँ पे लिखा जाता है। इसी प्रकार से 2 में ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है यदि कोई हानि में हिस्सा हुआ हो तो, और अंत में दोनों साइड टोटल करके देखते हैं। टू में कम होने पर टू बैलेंस शीट और बाय में कम होने पर बाय बैलेंस शीट लिखा जाता है। इसके बाद में एक अंतर दिया गया है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है 3 नंबर में, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। यदि प्रश्न में आहरण पर ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तो हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहली विधि बताई गई है सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें फार्मूला जो है उसको ध्यान से देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी आहरण की कुल राशि इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12, यानी कितने महीने के लिए आहरण किया उस संख्या को यहाँ पर लिखना होता है। इस प्रकार से हम आहरण की राशि पर ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकाला जा सकता है। ये मेथड उस स्थिति में सुविधाजनक होती है जब साधारण द्वारा केवल एक बार वर्ष में आहरण किया गया हो, तब इस विधि का उपयोग करना उचित होता है। इसके बाद में दूसरी विधि है प्रोडक्ट मेथड। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब साझेदार के द्वारा अलग अलग राशि अलग अलग समय अवधि में आहरित की जाती है, तब इस विधि का उपयोग करना उचित होता है। इसमें सूत्र वही वाला यूज़ करते हैं, सिर्फ एक हिस्सा बढ़ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स के स्थान पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। हम अभी समझेंगे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, यदि मासिक प्रति माह के आधार पर गणना दी गई हो तो हम 1 महीने का ब्याज निकालते हैं इसमें, और यदि प्रति दिन के आधार पर गणना की गई है, दिनों के आधार पर गणना की गई है, तो 1/365 का गुणा किया जाता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में सूत्र है एवरेज पीरियड बराबर नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि पहले आहरण से पहले कितने समय था और लास्ट के बाद में कितना समय बचा है, उनको जोड़कर डिवाइड बाय 2। आमतौर पर सवाल जब दिया जाता है परीक्षा में तो उसमें आहरण पर ब्याज निकाल कर दिया हुआ होता है, परंतु कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से निकालने के लिए दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे रूल्स क्या है आहरण पर ब्याज निकालने के लिए। यदि एक समान राशि प्रत्येक माह आहरित की जाती है, जैसे कि 1000 रुपये प्रत्येक माह निकाला जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो 1000 रुपये निकाला गया वो कौन सी तारीख को निकाला जाता है। तो जैसे कि हम ए पॉइंट में देख सकते हैं, ए पॉइंट में व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जब प्रत्येक माह की पहली तारीख को आहरण किया जाता है, तब सूत्र हम इस प्रकार से उपयोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग। जैसे कि हमारा एक जो ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो 1 अप्रैल मतलब प्रत्येक माह की पहली तारीख को आहरण किया, मतलब 1 अप्रैल को करेंगे, फिर 1 मई को करेंगे, फिर 1 जून को करेंगे, फिर 1 जुलाई को, इस प्रकार से अगर करते हैं तो एक साल में हम कितने बार आहरण करेंगे, 12 बार। तो टोटल ड्राइंग का मतलब है 1000 प्रति माह, यानी 1000 इंटू 12, तो कुल आहरण कितना हुआ 12000 इंटू रेट, आहरण की दर प्रश्न में दी होती है, उससे गुणा करते हैं, बटा 100 होता है, और इंटू समय, तो समय में 6.5 माह का हमें ब्याज निकालना होता है। तो समय को ध्यान रखना होगा। यदि प्रत्येक माह की पहली तारीख को समान राशि निकालते हैं तो 6.5 माह का ब्याज ज्ञात किया जाता है। बी पॉइंट में देखेंगे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी प्रत्येक माह की 15 तारीख को आहरण किया जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में सूत्र वही है, कुल आहरण निकालेंगे तो आहरण की राशि इंटू नंबर ऑफ मंथ, तो ये निकल आता है टोटल ड्राइंग कितना हुआ इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। यहाँ पे 6 महीने का ब्याज निकालते हैं क्योंकि 15 दिन का समय कम हो गया है। सी पॉइंट में देखेंगे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यदि आहरण की राशि प्रत्येक माह की अंत की तारीख में होती है, तब ऐसी दशा में कुल आहरण को निकालने के बाद हम रेट से गुणा करते हैं और
चूँकि यहाँ 15 दिन और कम हो गए इसलिए इंटू 5.5/12 किया जाता है। 5.5 भी इसे लिख सकते हैं या 11/2 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ हमने ये जो सूत्र देखा इसकी विशेषता थी कि इसमें समान राशि का आहरण प्रत्येक माह किया जाता है। ये 3 स्थिति में हो सकता था, प्रत्येक माह की पहली तारीख को, प्रत्येक माह के मध्य में और प्रत्येक माह के अंत में। तो पहले तारीख को निकालने पर ए वाले पॉइंट को यूज़ करते हैं, मध्य में निकालने पर बी पॉइंट को और अंत में निकालने पर सी पॉइंट का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि यदि एक समान राशि का आहरण पूरे वर्ष न करते हुए केवल 9 माह के लिए किया जाए तब क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति में ए पॉइंट में देख सकते हैं, यदि आहरण प्रत्येक माह के शुरुआत में होता है तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे द्वारा जो आहरण किया गया है वो केवल 9 महीने के लिए किया गया है। तो 1,000 रुपये प्रति माह निकालें तो 1,000 × 9 यानी कुल आहरण की राशि 9,000 रुपये लिखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5/12। इसके बाद में मध्य में निकालने पर 4.5/12 हो जाता है, 15 दिन कम हो जाते हैं। इसके बाद में अंत में निकालें तो 15 दिन और कम हो जाते हैं, तो समय हो जाता है 4/12। इस प्रकार से की गणना की जाती है। इसी प्रकार से यदि आहरण केवल 6 महीने के लिए किया जाए एक समान राशि का, तो ये सूत्र यहाँ पे दिया गया है। इस सूत्र का उपयोग इसमें करते हैं कि पहली तारीख को अगर निकालेंगे तो 3.5 महीने से गुणा करते हैं, 3.5 महीने का ब्याज निकालते हैं। 6 महीने का आहरण है तो इसलिए इंटू 6 किया जाएगा आहरण की राशि में। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए इंटू 6 करना रहेगा। मध्य में निकालेंगे तो कुल आहरण की राशि ज्ञात करके 3 महीने का ब्याज निकालेंगे, और यदि अंत में निकालते हैं तो 2.5 महीने का ब्याज को निकाला जाता है। इसके बाद में यदि आहरण की राशि समान हो और आहरण केवल 3 माह के लिए किया जाए तब ऐसी दशा में प्रत्येक माह की शुरुआत में आहरण होने पर कुल आहरण 3 महीने से गुणा किया जाएगा आहरण की राशि निकालने के लिए, और इसमें 2 माह का ब्याज निकलता है शुरुआत में निकालने पर। यदि मध्य में निकालेंगे तो 1.5 माह का ब्याज निकाला जाता है, और यदि अंत में इसका आहरण करते हैं तो 1 महीने का ब्याज निकाला जाता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं यदि आहरण प्रत्येक माह न करते हुए क्वार्टरली किया जाता है यानी तिमाही किया जाता है, हर 3-3 महीने पर आहरण करते हैं एक समान राशि का, तो हमारे लिए प्रत्येक क्वार्टर की शुरुआत यानी प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में अगर आहरण करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्वार्टर से मतलब होगा जैसे कि हमारा 1 अप्रैल को शुरुआत होती वर्ष की, तो पहला आहरण 1 अप्रैल को, फिर अगला क्वार्टर यानी 3 महीने बाद तो 1 जुलाई को आहरण होगा। इसके बाद में फिर अगला क्वार्टर यानी 1 अक्टूबर का आहरण होगा, और फिर अगला क्वार्टर यानी 1 जनवरी को आहरण किया जाएगा। तब ऐसी दशा में टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम आहरण की राशि इंटू उस क्वार्टर में एक वर्ष में कितने क्वार्टर हुए उनसे गुणा करते हैं। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के इसमें 4 राउंड का आहरण किया जाएगा। तो आहरण की राशि इंटू 4 बराबर होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5/12। यहाँ पे 7.5 महीने का ब्याज निकालते हैं, मध्य में आहरण करने पर 6 महीने का ब्याज निकालते हैं, और अंत में आहरण करने पर 4.5 माह का ब्याज निकाला जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है एवरेज पीरियड केवल तब उपयोग में लाई जाती है जब आहरण की राशि एक समान होती है। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं ए का फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज यूनिफॉर्म यानी एक समान हो, और दूसरा द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म यानी कि 2 अलग अलग आहरणों के बीच में समान समय का अंतर होता है। और बी पॉइंट इसका उपयोग हम तब करते हैं व्हेन डेट या टाइम ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। यदि आहरण के लिए समय अवधि की जानकारी न दी गई हो तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट में देख सकते हैं इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन यानी आहरण पे ब्याज की दर तो दी है विदाउट द वर्ड पर एनम या पर p.a. यदि आहरण की दर में पर एनम वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर फुल ईयर विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। ऐसी स्थिति में जबकि परिणाम नहीं दिया जाता है तो हमें पूरे वर्ष का ब्याज निकालना चाहिए।
इसी का सेकंड में दिया है कि यदि रेट के साथ में पर एनम वर्ड लिखा हुआ हो तो ऐसी सिचुएशन में जब समय न दिया जाए तो हम 6 महीने का ब्याज निकालते हैं। यानी समय न दिया जाए तो 6 महीने का निकालेंगे पर एनम दिए होने पर, और पर एनम नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में पूरे साल का ब्याज निकालते हैं। सी पॉइंट बता रहा है व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन एंड द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट एन एग्रीड रेट पर एनम। यदि आहरण की डेट दी गई है और इंटरेस्ट पर किस दर से ब्याज दिया, इंटरेस्ट किस दर से दिया जाएगा ये भी दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। यदि डेट भी दी है, परसेंटेज भी दिया हुआ है तो हमें उसी आधार पर उसकी गणना करनी चाहिए। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की राशि इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए ब्याज निकाला जाता है। इसके बारे में आप देख सकते हैं सैलरी और कमीशन कैसे निकाला जाए उसके संबंध में सूत्र दिए गए हैं। तो सैलरी प्रति माह के आधार पर या प्रति वर्ष के आधार पर दी जाती है, उसी आधार पर उसकी गणना की जाती है। जबकि कमीशन की गणना करने के लिए 2 स्थितियां हो सकती हैं। सबसे पहला है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन देने के पहले जो नेट प्रॉफिट है उस पर अगर गणना करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यानी कि कमीशन देने से पहले कितना नेट प्रॉफिट बचा उसे निकाला जाएगा और इनटू रेट अपॉन रेट ऑफ कमीशन यानी कमीशन की दर से गुणा करते हैं और 100 का भाग दिया जाता है। इस प्रकार से कमीशन की राशि निकल आती है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट से मतलब यहाँ ध्यान रखना जरूरी होगा कि इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राशि दी गई है उनमें दोनों से जो घटाव कर लिया जाना चाहिए। अंत में जो बचता है उससे कमीशन की गणना की जाती है। बी पॉइंट में देख सकते हैं नेट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन की गणना कमीशन देने के बाद जो शुद्ध लाभ है उस पर करनी है। अभी तो दिया ही नहीं है लेकिन देने के बाद के प्रॉफिट पर करना है गणना। तो ऐसी स्थिति में सूत्र में बटे के नीचे का जो पोर्शन था जहाँ पर हमने 100 अभी देखा ए वाले सूत्र में, केवल वहाँ पर परिवर्तन होता है और कमीशन की दर उसमें जोड़ दी जाती है। तो सूत्र बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन बटे में रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। अब हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कि साधर के द्वारा यदि आहरण लोन की दिया जाता है तो उस पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन देने के संबंध में यदि साझेदारों के मध्य पहले से ही कोई अनुबंध हो चुका था, पार्टनरशिप डीड में इसका कोई उल्लेख किया गया है कि ब्याज की दर कितनी होगी, तो हमें उसी ब्याज की दर को उपयोग करते हुए ब्याज निकालना चाहिए। और यदि आहरण लोन पर ब्याज की दर की उल्लेख नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि इस संबंध में साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है। तब साझेदारी अधिनियम के नियमों के अनुसार ऋण की राशि पर 6% प्रतिवर्ष के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। यहाँ पर 6% के साथ में समय अवधि की गणना भी करना पड़ती है। जितने समय के लिए लोन लिया गया है केवल उतने समय के ब्याज का ही भुगतान किया जाता है। यहाँ पर जो भी ऋण की राशि पर हम ब्याज का भुगतान करते हैं उसे प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज मानते हैं, व्यय माना जाता है और इसका उपयोग हम केवल तभी कर सकते हैं जबकि लॉस न हुई हो। हम देख सकते हैं रेंट पेड टू ए पार्टनर दिया हुआ है कि यदि किसी साझेदार को किराया दिया गया हो तो उसकी गणना कैसे की जानी चाहिए। मैनेजर को कमीशन देना हो तो उसकी गणना कैसे करेंगे। यहाँ भी जो मैनेजर को कमीशन देंगे यहाँ पर वही सूत्र उपयोग में लाया जाता है जिसे कि अभी साझेदार को कमीशन देने के संबंध में हमने उपयोग किया था। इसके बाद में आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का अर्थ होता है कि जब साझेदारों के द्वारा अपने अंतिम खाते बना लिए जाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जब बन जाती है और साझेदारों के पूंजी खाते भी बना दिए जाते हैं, उसके बाद में यदि कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है
कि हमारे द्वारा कोई गलत एंट्री कर दी गई है या कोई एंट्री हमसे लिखना छूट गई है, तब ऐसी स्थिति में जो हम सुधार कार्य करते हैं उन्हें पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुधार करने के लिए सबसे पहले हमें निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। स्टेप 1 है कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा वो गलत राशि क्या है जो कि हम साझेदारों को अभी तक दे चुके हैं। किस रूप में दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में या सैलरी, जो भी हमने गलत कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत कर दिया तो उसको निकालेंगे, सैलरी गलत दे दिया तो उसको निकालेंगे, कमीशन गलत दिया या शेयर ऑफ प्रॉफिट गलत दिया, उन सभी की गणना करके टोटल किया जाता है। फिर स्टेप 2 आती है कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली स्टेप में हम ये पता करते हैं कि हमें कितना पैसा देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में। स्टेप 2 में हम ये पता करते हैं कि अभी तक हम साझेदारों को कितना पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में या सैलरी के रूप में या कमीशन के रूप में या शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में, जिसमें भी गलती हुई है उसमें कितना पैसा अभी तक हमने बांटा है। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 1 एंड द अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 2। अब हमने जो पहली स्टेप में अमाउंट निकाली और फिर सेकंड स्टेप में जो अमाउंट निकाली, उन दोनों को घटाकर अंतर को निकाला जाता है। ये स्टेप 3 होती है। स्टेप 4 में फाइंड आउट द पार्टनर हु रिसीव्ड एक्सेस एंड द पार्टनर हु रिसीव्ड शॉर्ट। चौथी स्टेप में हमें ये पता करना है वो कौन सा साझेदार है जिसे कि ज़्यादा पैसा मिल गया, और दूसरी ओर हमें उस साझेदार को भी ज्ञात करना है जिसे कि कम पैसा मिला है। स्टेप नंबर 5 में हम इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए एंट्री करते हैं। जिस साझेदार को ज़्यादा पैसा मिल गया है उससे पैसा वापस लेना होता है, इसलिए उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और जिस साझेदार को कम पैसा मिला है उसे अभी और दिया जाएगा, इसलिए उस साझेदार के खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित एंट्री की जाती है। गेनिंग यानी कि लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार जो है जिसको ज़्यादा मिला उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइस करने वाला जो पार्टनर है उसका अकाउंट क्रिएट किया जाता है, यानी जिसको कम पैसा मिला उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक है, नोट के बिंदु में दिया है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं तो सभी साझेदारों के अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। यहाँ पर जिनके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है उनका खाता प्रभावित होता है। इसके बाद में है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो यदि साझेदार चाहें तो वे किसी अन्य साझेदार को लाभ में हिस्सा देने की गारंटी दे सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं तो उसे लाभ का एक निश्चित हिस्सा मिलने की गारंटी दी जा सकती है। इसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर कहा जाता है। ये जो गारंटी होती है इसे कौन कौन दे सकता है? तो पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट, ऑल द पार्टनर्स इन ए सर्टेन रेशियो। सभी साझेदारों के द्वारा इसे एक निश्चित अनुपात में दिया जा सकता है। दूसरा है एनी वन ऑफ द पार्टनर, यानी कि किसी भी एक साझेदार के द्वारा भी ये वादा किया जा सकता है, यह गारंटी दी जा सकती है। When the profits of the firm are not sufficient, यानी कि जब फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को पर्याप्त लाभ नहीं होता तो जो अंतर आता है, डेफिशिएंसी यानी हानि होती है। डेफिशिएंसी ऑफ द शेयर ऑफ गारंटीड पार्टनर, जिस साझेदार को गारंटी दी गई थी कि उसे कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा, उसको जितने रुपए की हानि हो रही होती है उस हानि का भुगतान उस साझेदार या उन साझेदारों द्वारा किया जाता है जिन्होंने की गारंटी देने का वादा किया था। इस हानि का वितरण वे आपस में अपने निर्धारित अनुपात में करते हैं, और यदि मान लीजिए उनके द्वारा इस संबंध को अनुपात तय न किया गया हो तब ऐसी स्थिति में उनके लाभ हानि वितरण अनुपात के आधार पर इस हानि का वितरण उन साझेदारों के बीच में किया जाता है। अब यहाँ पर नोट में ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 1,
व्हेन द गारंटीड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, यानी कि जिस साझेदार को गारंटी मिली हुई है उसका जब हिस्सा उसकी गारंटी के अमाउंट से अधिक हो निकल आता है, यानी कि जितने रुपए को मिलने की गारंटी दी थी उससे ज़्यादा लाभ उसको हो रहा हो, तब क्या होगा? हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ द गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार को मिलने वाला हिस्सा उसको मिली हुई गारंटी के राशि से ज़्यादा होता है, तो जितना हिस्सा उसका बन रहा है उतनी पूरी लाभ की राशि दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द फर्म हैज इंक्लूड लॉस, यानी कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म को हानि हो जाए, अमाउंट ऑफ गारंटी वुड इंक्लूड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस, तब ऐसी स्थिति में जो साझेदार को गारंटी दी गई थी उस गारंटी की राशि को भी हानि की राशि में जोड़ दिया जाता है। थर्ड, व्हेन द गारंटी हैज बीन मेड बाय द फर्म, यदि पूरी फर्म के द्वारा इस गारंटी को दिया गया था, द डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाय ऑल पार्टनर्स, यदि पूरे साधनों के द्वारा गारंटी दी गई थी तो इस हानि का भुगतान भी सभी साधनों द्वारा मिलकर किया जाता है। इस प्रकार से हमने साझेदारी का फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी लाभों का वितरण के संबंध में जो भी नियम है उन नियमों को यहाँ पर देखा, पढ़ा, समझा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक नियम की अलग से कॉपी बनाकर उसमें लिखने का कार्य करें, क्योंकि इसमें सारी महत्वपूर्ण बातों का यहाँ उल्लेख किया गया है। बाद में आपको इसे ढूंढने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जब भी सवाल करने बैठेंगे तो इस कॉपी को अपने सामने रखकर हल करेंगे तो आपको प्रश्न में दी गई सारी स्थितियों की जानकारी इससे मिल जाएगी और सवाल हल करना आसान हो जाएगा। थैंक यू।